ये कहानी है आरती नाम की एक सीधी सादी लड़की की, जो कभी भी किसी को ना नहीं कर पाती थी। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आरती से कुछ भी करने को कह देता तो वो बड़े आराम से कर देती थी, भले ही वो किसी भी हालत में हो। वो हर किसी की सहायता करने से चूकती नहीं थी। खैर, फिलहाल तो आरती अभी अपने मायके में आई हुई है। दीदी। अरे, कॉलेज से आ गई दिव्या? हाँ दीदी। क्या हुआ, बड़ी उदास दिखाई दे रही है। कॉलेज में कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं दीदी, फिर से इतने सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बनाने को मिल गए हैं, ऊपर से 3 दिन के अंदर सब सबमिट करने हैं। अरे, क्या करूं दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा दीदी, तुम असाइनमेंट बनाने में मेरी मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं। आरती बेचारी ये सोचकर मायके आई थी कि उसे यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून शायद उसके नसीब में नहीं था, क्योंकि उसे ना जो करना नहीं आता था, और ऊपर से उसकी बहन जब उसकी हेल्प मांग रही है तब तो वो बिल्कुल भी ना नहीं बोल सकती थी। ऊपर से आरती की छोटी बहन दिव्या सेल भी थी। खैर, दिव्या प्रोजेक्ट का सारा सामान लाती है। लो दीदी, ये सारा सामान मैं आपको समझा देती हूँ, आपको क्या क्या लिखना है और क्या क्या नहीं लिखना। और हाँ दीदी, प्लीज कोई गलती मत करिएगा, बड़े ध्यान से करिएगा, वरना मेरी मैडम ना मुझसे पूरा प्रोजेक्ट फिर से लिखवाएंगी। अरे हाँ भाई हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बने। और हाँ दीदी, आपकी ड्राइंग अच्छी है ना, तो आप ये डायग्राम्स वगैरह भी बना दीजिएगा। ओके। अरे, क्या कर रही है दोनों बहनें? कुछ नहीं माँ, बस दिव्या का कुछ प्रोजेक्ट का काम है, वही बता रही है ये मुझे। अच्छा अच्छा, कल कीर्तन है, घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो कौन आ रहा है मेरी मदद करने? माँ, मैं तो अभी कॉलेज से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। प्लीज दीदी, आप मम्मी की मदद कर दो ना, और फिर उसके बाद आप शाम को ये प्रोजेक्ट बना लेना, ठीक है? ओके, चलो फिर आ जाओ। इसके बाद आरती अपनी माँ के साथ किचन में जाती है और पूजा के लिए तैयारियां वगैरह करने लगती है। वहीं दूसरी ओर दिव्या खाना खाती है और आराम से बिस्तर में लेट जाती है। अच्छा हुआ दीदी घर में आई है, अब सारे प्रोजेक्ट्स मैं दीदी से ही करवा लूंगी और मैं आराम करूंगी। परसों तो नेहा का बर्थडे भी है, मैं तो वहां जाऊंगी, एंजॉय करूंगी, और यहाँ पर दीदी मेरा ये काम करती रहेंगी। कसम से, दीदी की ना नहीं बोलने की आदत हमारे लिए तो काफी फायदेमंद है। तो इस तरह आपने देखा कि आरती के ना नहीं कहने की आदत से उसकी छोटी बहन दिव्या को कितना फायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर आरती की माँ भी बस आरती से ही सारा काम करवाती थी। खैर, करीब 11 दिन बाद आरती को लेने उसका पति आता है और वो अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली जाती है। क्या हुआ बहू, तुम तो बोल कर गई थी वहां सिर्फ हफ्ते भर रहोगी, और आज यहाँ 11 दिन हो गए, तुम अब आ रही हो? वो माँ जी कई महीनों बाद अपने मायके गई थी ना, तो बस। अरे कोई बात नहीं माँ जी, जेठानी जी को भी थोड़ा सा एंजॉय करने दिया कीजिए, बेचारी दिन भर तो घर में ही रहती हैं। हाँ हाँ, तो ठीक है ना, मैंने कौन सा मना किया है, मैं तो बस पूछ रही थी। अरे भाई जाइए जेठानी जी, आराम कर लीजिए, इतना लंबा सफर तय करके आई है ना आप। आरती कमरे में चली जाती है। क्या करूं, अपने फायदे के लिए मुझे इसका साथ देना ही पड़ता है। अरे इसका साथ देने का नाटक करूंगी तभी तो अपने काम इससे निकलवाती रहूंगी। चलो, सभी लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी आराम करने जाती हूँ। आरती की देवरानी भी अपने कमरे में चली जाती है। तो ये दिन बीत जाता है और अगली सुबह आती है। वहीं सुबह के 11 बजे डोरबेल बजती है। आरती जाकर दरवाजा खोलती है। हेलो मोनिका। अरे आरती, अच्छा हुआ तुम आ गई। हाँ बोलो। आरती, तुम समीर को अपने पास रख लो, आज ना ऑफिस में मेरी मीटिंग है और मुझे जल्दी जाना होगा, बाकी बात मैं आकर करूंगी, ठीक है? बाय आरती। अच्छा बाय। दरअसल मोनिका अक्सर अपने बच्चे को आरती के पास छोड़कर चली जाया करती थी। वहीं ये बात आरती के ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि समीर एक बच्चा था और घर में बहुत शैतानियां करता था। अरे तेरी सहेली फिर से तेरे पास अपने बच्चे को छोड़कर चली गई, बहुत चालाक लड़की है वो, तब तक ऐसे चलता रहेगा, तू उसे मना क्यों नहीं करती? माँ जी कैसे मना करती, आज उसके ऑफिस में मीटिंग है ना, इसलिए उसे जल्द निकलना था।
अरे ऑफिस में मीटिंग उसकी है तो टेंशन हम लोगों को क्यों दे रही है? बहू अपना बहुत हो गया। अब कल अगर वो तेरे पास अपने बच्चे को छोड़ने आएगी तो तू उसे साफ साफ मना कर देगी। माँ जी लेकिन। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। अब किचन में जा और खाना बनाने की तैयारी कर। इसके बाद आरती किचन में खाना बनाने की तैयारी करने लगती है और साथ ही ये सोचती रहती है कि आखिर में वो मोनिका को किस तरह से मना करे, क्योंकि उसने तो अपने जीवन में किसी को भी मना नहीं किया था। खैर, थोड़ी देर बाद उसकी देवरानी किचन में आती है। जेठानी जी, क्या आज आप पालक पनीर बना देंगी? वो क्या है ना, आपके हाथ से बना हुआ पालक पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके देवर को भी अच्छा लगता है। आपको पता है, मैं जब बनाती हूँ ना तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अरे उन्हें तो छोड़ो, मुझे खुद भी पसंद नहीं आता। हाँ हाँ देवरानी जी, आप चिंता मत करिए, मैं आप दोनों के लिए पालक पनीर बना दूंगी। अच्छा, अभी ना मुझे करेले की सब्जी और ससुर जी के लिए अलग सब्जी बनानी है, तो मुझे पालक पनीर बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप करेला काट देंगी? हाँ भाभी, इसमें क्या इतनी सी बात, अभी कर देती हूँ। वाणी करेले को लेकर सीधे अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी आई मुझसे काम करवाने वाली, तू भी देख मैं कितनी चालाक हूँ। आरती की देवरानी हमेशा ऐसा ही किया करती थी। वो काम से बचने के लिए कोई ना कोई आइडिया निकाल ही लिया करती। आज भी ऐसे ही करती है। आराम से अपने कमरे में बैठकर अपना फेवरेट टीवी शो देखते हुए बड़े धीरे धीरे करेले को काटती है। अरे आधा घंटा होने वाला है, अभी तक देवरानी जी करेला काट कर लाई नहीं है। अब हाँ हाँ भाभी, अभी आई। ये लीजिए भाभी। अच्छा, वो इससे पहले कि आरती अपनी देवरानी को कुछ काम दे पाती, देवरानी वहां से निकल लेती है। इससे अब दूर ही रहना पड़ेगा, वरना ये तो मुझे ऐसे ही कुछ न कुछ काम देती रहेगी। क्या करूं, इससे बोलने का मन भी नहीं करता, लेकिन अपना काम निकलवाने के लिए थोड़ा स्वीट तो बनना ही पड़ता है। बेचारी सीधी सादी आरती किचन में काम करती रहती। तो शाम होती है और आरती मोनिका के बच्चे को लेकर उसके घर पहुंचती है। हाँ आरती, क्या हुआ? तुम कॉल पर बोल रही थी, कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है तुम्हें मुझसे। हाँ वो ना। अरे बोलो ना आरती, क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ऑफिस का मीटिंग कैसा रहा? अरे क्या बताऊं, मैंने तुझे बताया था ना कि मेरा बॉस कितना खड़ूस है। उसने ना मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं जो भी काम करती हूँ उसमें 10 कमियां निकालता है। और आज भी घर आने से पहले उसने मुझे बहुत सुनाया। ऑफिस का तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है आरती, और मेरी पर्सनल लाइफ का तो तुझे पता ही है, पति ने भी धोखा दे दिया। अरे परेशान मत हो मोनिका, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई दूसरी जॉब मिल जाती तो अच्छा रहता, कम से कम तुम्हें उस बॉस से छुटकारा तो मिलता। पता नहीं यार, जॉब में ऐसा ही होता है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना कहकर मोनिका उदास होते हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है। अरे मोनिका, तुम टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आरती, अगर किसी की तुम्हारे जैसी कोई फ्रेंड हो तो उसकी तो आधी टेंशन ही कम हो जाए। देखो ना, तुम कितनी अच्छी हो। जब मैं ऑफिस में रहती हूँ तो तुम मेरे बच्चे को संभालती हो। मेरे लिए भला इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अब हाँ। मोनिका की परेशानी को देखकर अब आरती उससे ना भी नहीं कह पाती। अरे तूने मुझे बताया नहीं, आखिर तुम मुझसे क्या कहना चाह रही थी? अब अरे कुछ नहीं, चल मैं चलती हूँ, रात का खाना भी पकाना है ना। आरती मोनिका के घर से चली जाती है। बेचारी आरती कितनी सीधी है, इसके सामने थोड़ा इमोशनल हो जाओ और 2-4 बातें बना दो तो ये तो अपनी जान ही लुटा देती है। चलो अच्छा है। अगले दिन। लो, फिर से मोनिका अपने बच्चे को इसके पास छोड़ गई। अरे तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? वही तो जेठानी जी, अब पता नहीं बार बार उसकी बात में कैसे आ जाती हो। नहीं ऐसा नहीं है, वो। चुप, बिल्कुल चुप। माँ जी देखिए, मोनिका बेचारी अकेली रहती है, उसे मेरी बहुत जरूरत है। अगर ऐसे में मैं उसकी मदद नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप चिंता मत करिए ना, मैं समीर को आपके पास नहीं आने दूंगी, वो मेरे कमरे में ही रहेगा। आई प्रॉमिस, मैं उसे कोई भी शैतानी नहीं करने दूंगी। पिछली बार उसने मेरा महंगा वाला गमला तोड़ दिया था, अगर इस बार उसने कुछ भी तोड़ा ना तो अच्छा नहीं होगा। माँ जी आई प्रॉमिस, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद दोनों वहां से चली जाती हैं। उसी शाम 7 बजे दोनों देवरानी जेठानी किचन में। ये लहसुन छिलना कितना बोरिंग काम है ना, और ऊपर से आज इतना सारा लहसुन छिलना है।
अरे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अरे भाभी, ये लहसुन प्लीज आप छिल देंगी? हाँ हाँ, ओके। आरती की देवरानी अक्सर ऐसे ही आरती का फायदा उठाया करती थी। उसे मुश्किल से एक दो काम मिलते थे तो वो भी नहीं करती थी। शाम को, भाभी आप मुझे 3,000 देंगी क्या? हाँ हाँ जरूर, लेकिन 3,000 क्यों चाहिए? दरअसल ना, अभी अमन जी ने टैबलेट लिया है। उन्हें अपने काम के लिए एक अच्छे टैबलेट की जरूरत थी, तो मैंने उनसे बोला था कि वो टैबलेट ले लें। 4 महीने की किस्त तो हमने दे दी है, लेकिन इस महीने की किस्त देने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। आपको पता है ना, अभी अमन जी ने कार भी निकाली है तो उसका किस्त भी जाता है, और साथ में मेरा फोन का भी किस्त। आप समझ रही है ना भाभी? अरे हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं भी देती हूँ। आरती तिजोरी से निकालकर अपनी देवरानी को फट से 3,000 दे देती है। ये पहली बार नहीं था कि आरती अपनी देवरानी को पैसे दे रही है। वाणी हमेशा ही अपनी जेठानी से पैसे मांगती रहती, जबकि उसका पति उसके जेठ से ज्यादा कमाता था। आरती की देवरानी घूमने फिरने और खाने की शौकीन थी, इसीलिए उसके लिए अपने पति की तनख्वाह कम पड़ जाती थी। अगली सुबह आरती की पड़ोसन हिमानी आती है। अरे हिमानी दीदी, आप बोलिए। अरे आरती, शाम को मेरे बेटे अर्जुन का जन्मदिन है, तो तुम अपने परिवार के साथ आ जाना। हाँ 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 जरूर। और वो आरती, मैं ये कह रही थी कि सुना है तुम काम करने में बहुत फास्ट हो, और मैं ना काम करने में बड़ी स्लो हूँ, और आज अर्जुन का जन्मदिन है तो बहुत सारा काम भी हो जाएगा, तो तुम शाम को आकर मेरी थोड़ी मदद कर दोगी क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं। शुक्रिया शुक्रिया, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी। अच्छा, 2 घंटे बाद आ जाना हाँ मेरे घर। जी बिल्कुल। फिर क्या, बेचारी आरती 2 घंटे बाद हिमानी के घर जाती है और जन्मदिन की तैयारी करने में हिमानी की मदद करती है। दोनों मिलकर कमरे की सजावट करती हैं। फिर उसके बाद हिमानी आरती को मटर पनीर बनाने के लिए बोल देती है। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। आरती, वैसे मटर पनीर बड़ी ही टेस्टी बनाई है तुमने। थैंक यू। उस वक्त आरती के अलावा पड़ोस की 2-3 औरतें भी आई हुई थी, जिसके सामने हिमानी आरती की बहुत तारीफ करने लगती है। हाँ सही कह रही है हिमानी, आरती को तो मानना पड़ेगा। अरे बहुत फटाफट काम करती है आरती। वही तो उस दिन आरती को अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से बहुत सारी तारीफ सुनने को मिलती है। वहीं कुछ दिन बाद अब आरती की पड़ोसन उर्मिला के घर में उसके छोटे भाई की हल्दी का फंक्शन था, जहां पर आरती के परिवार वाले भी आए हुए थे। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते। अरे सिद्धार्थ भैया, आपकी बीवी तो बड़ी गुणवान है। वो तो है। और इस तरह इस पार्टी में आरती को खूब तारीफें मिलती है। वहीं आरती की तारीफें सुनकर उसकी सास और उसकी देवरानी मुंह बना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ही उर्मिला अकेले में आरती को काम पकड़ा देती है। अच्छा आरती, तुम जल्दी से ये कपड़े प्रेस कर दो प्लीज। एक्चुअली मैं ही कर देती, लेकिन क्या करूं, इतना सारा काम है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अकेले क्या क्या करूं। कोई बात नहीं उर्मिला दीदी, मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। थैंक यू आरती। उर्मिला ढेर सारा काम देकर चली जाती है। वहीं आरती पहले तो उर्मिला के द्वारा दिए हुए कुछ कपड़ों को प्रेस करती है और फिर उसके बाद कमरों को सेट करने में लग जाती है। तभी वहां पर उसकी सास और देवरानी आ जाती हैं। क्या हुआ? तू तो बोल रही थी बस थोड़ा सा काम है, तू तो 2 घंटे से इसका ही काम करे जा रही है। वही तो, जेठानी जी को तो दूसरों के घर में नौकर बनने में मजा आता है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देख रही है ना उन्हें कितना सारा काम है। अरे ज्यादा बेवकूफ मत बन, उसके मायके से कितनी सारी लड़कियां आई हैं, उसकी सगी बहन है, उसकी चचेरी बहन है, उनको तो कोई काम में नहीं लगा रही वो। आरती की सासू मां आरती को बहुत डांटती है और गुस्से में जाकर उसके पति सिद्धार्थ को सब कुछ बता देती है। आरती, तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? वही तो भाभी, आप तो हम लोगों का स्टैंडर्ड ही गिरा रही हो। बहू, आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद सभी लोग पार्टी से निकल जाते हैं। अब आरती भी कोशिश करती है कि वो लोगों को ना बोल सके, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत कम देर के लिए होता है, क्योंकि उससे अपनी सहेली निहारिका का कॉल आता है।
आरती, एक तो कई दिन से मेरी सास बीमार चल रही थी और अब अचानक से मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है। प्लीज तू यहाँ आ जा, मेरी थोड़ी मदद कर दे यार। अच्छा अच्छा, मैं आती हूँ तेरे पास। आरती झूठ बोलकर निहारिका के घर जाती है। वैसे आरती की पहली सहेली मोनिका अब दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई थी, इसलिए अब आरती को उसके बच्चे को देखना नहीं पड़ता था। 3 दिन बाद। कहाँ गई थी तुम? वो माँ जी, मैं बस थोड़ा पार्क तक टहलने गई थी, थोड़ा वजन बढ़ रहा है ना, इसलिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बता खाना बनाना कब शुरू करेगी? माँ जी चिंता मत करिए, मैं टाइम पर खाना बना दूंगी। बेचारी आरती दिन भर भागा दौड़ी करके थक गई थी, लेकिन फिर भी वो किचन में खाना बनाने में लग जाती है। आज तो मेरी हालत ही खराब हो गई है। रात होती है। आरती, आज बहुत थकी हुई सी दिख रही हो। हाँ, वो निहारिका। क्या? कुछ नहीं। अरे बोलो ना, क्या हुआ निहारिका को? वो ना, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उसे? टाइफाइड हो गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तुम उसे देखने गई थी क्या? हाँ, मैं गई थी, लेकिन जल्दी चली आई थी। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। ऐसे ही आरती छुप छिपाकर निहारिका के घर जाती है, उसकी मदद करती रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि वो तो पड़ोस की रीमा आंटी की भी मदद करती रहती है, क्योंकि रीमा आंटी को भी पता चल गया था कि आरती किसी को भी काम के लिए मना नहीं करती। तभी एक दिन, माँ, भाभी अभी भी आस पड़ोस के लोगों की मदद कर रही है। मैं 2 दिन से इन पर नजर रख रहा था, तभी मुझे पता चला। हे भगवान। और आरती को अपने ससुराल वालों से बहुत डांट सुननी पड़ती है। खैर, इसी बीच आरती की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो आरती, तुम इतनी बीमार हो, लेकिन तुम्हारी किसी भी सहेली ने तुम्हें पूछा भी नहीं। अच्छा बताओ, अगर तुम उनसे मदद के लिए बोलती तो क्या वो लोग आते? अब आरती को समझ में आ गया था कि उसे उल्लू बनाकर सब अपना काम निकलवा लेते थे। सिद्धार्थ भी अपनी पत्नी को समझाता है और आरती समझ जाती है कि उसे कभी कभी ना भी बोलना चाहिए। वहीं इसके बाद आरती के कहने पर सिद्धार्थ और आरती दूसरे घर में रहने लगते हैं। क्या कहा? तू नौकरी करेगी? अरे औरत घर की 4 दीवारी में रहे वही परिवार के लिए अच्छा होता है। और माना कि पढ़ी होगी तू 4 क्लास, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई का घमंड मुझे दिखाने की गलती मत करना। और मुझे ये पर्स उठाकर मटक से ऑफिस जाने वाली औरतें कतई ना पसंद है। अरे एक बात बता, अगर तू दफ्तर में जाकर काम करेगी तो ये घर के काम क्या मेरा बेटा करेगा? एक बात बहू कान खोल कर सुन ले, हमारे खानदान में आज से पहले ना तो किसी औरत ने घर की चौखट लांघी है और ना मेरे जीते जी मैं किसी को लांघने दूंगी। घर की बहुएं मर्यादा में रहती हुई अच्छी लगती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं? आप नाराज मत होइए ना माँ जी, मेरा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे नौकरी करने की बात पर इतना नाराज हो जाएंगी। मुझे तो यही लगा था कि शायद मेरे नौकरी करने से घर में पैसों की मदद हो जाएगी, बस इसीलिए मैंने नौकरी करने की इच्छा आपके सामने रखी। तुझे ना ज्यादा फिक्र करके ठेकेदार नहीं बनने की जरूरत नहीं है। ये घर तेरी शादी से पहले भी चल रहा था और आगे भी चलता रहेगा। तू काम कर लेगी क्या तभी रोटी खाएंगे हम लोग? उससे पहले जैसे कि हम यहाँ भूखे मर रहे थे। मेरे सामने ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। और हाँ, एक बात और, ये जो तू घर के बाहर नौकरी करने के नाम पर आज़ादी के बहाने ढूंढ रही है ना, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। बहू की तरह कायदे से सर पर घूंघट जमा कर रहना सीख ले, वरना मेरे घर में तेरा गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सास के मुंह से खरी खोटी सुनने के बाद बहू तानी का दिल बहुत दुखी हो गया था। वो रोते हुए अपने कमरे में जाती है। क्या बात है, क्यों आंसू बहा रही हो? कोई बात हुई है क्या? अपनी मम्मी से पूछो ना क्या हुआ है। मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मैं अपनी नौकरी फिर से शुरू कर देती हूँ। बस मेरे मुंह से इतना सुना था कि तुम्हारी मम्मी राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ गई। आप ही बताओ, ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? अरे इतनी पढ़ी लिखी हूं मैं, नौकरी करने में बुराई क्या है? कुछ बुराई होगी तभी माँ मना कर रही है ना, और माँ के निर्णय के खिलाफ बोलने की हिम्मत इस घर में किसी की भी नहीं है। जैसा माँ ने कहा है वैसा ही होगा। इस घर में रहना है तो माँ की बातों को सुनकर अमल में लाना सीख लो। और हाँ,
घर बिगाड़ने वाली औरतों की तरह माँ की चुगली मुझसे मत करना। तुम्हारी बातों में आकर मैं माँ का अपमान किसी भी हाल में नहीं करने वाला। आज के बाद भूल जाना कि तुम इस घर में आने से पहले नौकरी करती थी। अब से तुम्हारा धर्म बस यही है कि तुम माँ की सेवा करो और घर संभालने में उनका हाथ बटाओ। सास और पति के ऐसे व्यवहार को देखकर तानी बिल्कुल सहम जाती है और उस दिन के बाद घर में किसी के भी खिलाफ न बोलने की कसम खा लेती है। उस दिन के बाद तानी के मुंह पर ऐसा ताला लग जाता है कि उसके बाद वो कभी खुल ही नहीं पाता। घर में चाहे जो भी हो जाए वो कभी भी किसी बात का विरोध नहीं करती थी। तानी सुषमा के घर ब्याह कराई थी। सुषमा बनारस के आनंद विहार कॉलोनी में अपने पति रामकृष्ण और 2 बेटों उमेश और जितेंद्र के साथ रहती थी। उसका पति रामकृष्ण नौकरी से रिटायर हो चुका था और अब घर पर ही रहता था। सुषमा की उसके घर में तूती बोलती थी। पूरा का पूरा घर का कंट्रोल उसके हाथ में ही था। उसकी मर्जी के बिना घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। शादी से पहले तानी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसकी सास उसकी नौकरी छुड़वा देती है। तानी ने भी सास का विरोध न करने की कसम खा ली थी। धीरे धीरे समय बीतता है और तानी के देवर जीतू की शादी के लिए भी रिश्ता खोजा जाने लगता है। कुछ दिनों के बाद जीतू का रिश्ता एक निकिता नाम की लड़की के साथ तय हो जाता है। देखो माँ, मैं निकिता से शादी नहीं करना चाहता। मुझे तो कोई भाभी जैसी लड़की चाहिए। क्यों, क्या खराबी है निकिता में? दिखने में कितनी खूबसूरत है, घर के सारे काम जानती है, और मैंने खास तौर पर इस बार तेरे लिए थोड़ी कम पढ़ी लिखी लड़की ढूंढी है। ये जो बड़ी बहू के समय पर नाटकबाजी हुई थी ना, वो मुझे फिर से अपने घर में नहीं चाहिए। भाभी तो कभी आपसे कुछ कहती भी नहीं है माँ। बिना बात में भाभी को क्यों बदनाम कर रही हो? अरे इतनी पढ़ी लिखी होकर भी घर में बैल की तरह दिन रात सिर्फ काम ही करती रहती है। अब इससे ज्यादा और क्या चाहती है आप उनसे? देख बेटा, जीतू पढ़ी लिखी बहू लाकर एक बार अपना सर पिटवा लिया हमने, इसलिए दूसरी बहू हमें पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं चाहिए। दूसरी तो मैं पहले ही सोच समझ कर लेकर आऊंगी। अरे भाई, हमें कौन सा बाहर निकाल कर नौकरी करवानी है उससे, जो हाई फाई गिट पिट अंग्रेजी बोलने वाली बहू लेकर आए हम। हमें तो बस काम चलाने लायक पढ़ना लिखना जानती हो उतनी ही बहुत है। घर संभाले और बच्चों की अच्छी परवरिश करे, कोई तीसरा काम हमें उससे करवाना ही नहीं है। ये तो तुम्हारी गलत सोच है माँ। लड़कियों को भी पढ़ने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। अरे ये उनका अधिकार है। और अगर हर माता पिता तुम्हारी तरह सोचने लग जाए फिर तो औरतों को सब घर में बिठा देंगे। देख बेटा, मेरे साथ ना ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत ना है, और ज्यादा मॉडर्न बातें मेरे सामने मत किया कर। अपने बड़े भाई को देख ले, आज तक उसने कभी मेरे किसी भी फैसले पर प्रश्न नहीं उठाया। एक तू है, चला आता है माँ के सामने मुंह जोरी करने। अभी तो लुगाई का मुंह भी नहीं देखा, अभी से इतना फड़फड़ा रहा है। कल को लुगाई आकर सामने बैठ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। जीतू समझता था कि माँ को समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, इसलिए वो बेकार की बहस में ना पड़कर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ ही दिनों में जीतू की इच्छा ना होने पर भी उसकी शादी निकिता के साथ हो जाती है और निकिता दुल्हन बनकर सुषमा के घर आ जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चलता है। निकिता भी बिल्कुल सास के अनुसार ही सारे काम कर रही थी, जिसके कारण सुषमा बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शादी को 10 दिन बीतते हैं, छोटी बहू तैयार होकर सुबह के समय अपनी सास के सामने आती है। अरे छोटी बहू, ये ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह? हाँ, ससुराल की कोई मान मर्यादा होती है, जानती हो या नहीं? अरे मम्मी जी, जब तक मैं घर में थी तब तक तो आपके बताए अनुसार कपड़े पहन रही थी ना। अब ऑफिस तो ये सितारे लगी हुई साड़ी पहनकर नहीं जाऊंगी। ऑफिस के लिए तो मुझे फॉर्मल कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। अब चिंता मत करिए, घर आने के बाद मैं फिर से साड़ी पहन लूंगी। अरे महारानी, जब नौकरी पर जाएगी तब ऐसे बेढंगे कपड़े पहनेगी ना। कोई जरूरत नहीं है नौकरी पर जाने की। हमने आज तक अपनी बड़ी बहू से नौकरी नहीं कराई, तो तुझसे क्या कराएंगे? क्यों नहीं करूंगी मैं नौकरी? शादी के बाद आपको मेरी नौकरी से ऐतराज है, ऐसा तो कुछ आपने बताया नहीं था। रिश्ता पक्का करते समय अगर आपने पहले बता दिया होता तो मैं कभी शादी ना करती आपके बेटे से। है, देखो तो कैसे जबान चल रही है। और तू कौन सा बहुत हाई फाई डिग्री वाली है जो नौकरी करने जा रही है? वो जो इतनी सारी डिग्रियां लेकर आई है, उसे तो मैंने घर के बाहर आज तक पैर नहीं रखने दिया। पर तू किस खेत की मूली है? मैं मूली वूली ना हूँ, मुझे अपने खेत की मूली समझने की गलती भी ना करियो। निकिता नाम है मेरा,
और जब तक मेरी गलती ना हो मैं किसी से डरती नहीं हूँ। नौकरी तो करूंगी मैं, और नौकरी करना कोई अपराध नहीं है जिसके लिए मैं घर में सबसे परमिशन लेती घूमूं। रुक जा तू, आने दे मेरे बेटे को, उसे तेरी सारी करतूत बताऊंगी। कैसे तू मेरे सामने पटर पटर जबान चला रही है ना, 2 मिनट में तेरी अकल ठिकाने लगा देगा। अच्छा, क्या कर लेगा आपका बेटा? आप मुझे ये बताइए, ऐसी कौन सी गलत बात की है? अरे आप भी बेमतलब की बात करके मुझसे झगड़ा मोल रही हैं। अरे भाई, इतने सालों से नौकरी कर रही हूँ, मैं किस खुशी में छोड़ दूं अपनी नौकरी? और मुझे ना घर में रहकर ये हाउसवाइफ की तरह पूरा दिन रोटी बेलने का कोई शौक ना है। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना अच्छा लगता है। हाँ। निकिता और सुषमा की बहस हो रही थी, इतने में वहां जीतू आता है। पति का साथ मिलने पर निकिता को तो अब और ज्यादा हिम्मत मिल जाती है और वो सास को साफ शब्दों में नौकरी न छोड़ने की चेतावनी दे देती है। सुषमा के लाख डराने धमकाने के बाद भी निकिता ने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और वो आज भी आराम से पति के साथ सुबह सुबह गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी। शादी के कुछ दिन बाद बड़ी बहू तानी और निकिता घर की सफाई कर रहे थे, तभी उसे तानी की एक फाइल मिलती है। अरे भाभी, ये सारे डिग्री और सर्टिफिकेट तो आपके ही है ना? आपने तो हर क्लास में टॉप किया है, ऑलराउंडर हो आप तो। एक बात बताओ भाभी, आपके अंदर इतना टैलेंट है तो आप घर से बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं निकिता की मेरी नौकरी करने की इच्छा नहीं थी। मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन माँ जी को मेरा घर से बाहर निकलकर नौकरी करना पसंद नहीं था। और फिर बड़ों की मर्जी के आगे मैं कर भी क्या सकती थी। बस उनकी इच्छा को ही अपना धर्म समझ लिया मैंने। अरे भाभी, किस मिट्टी की बनी हुई हो आप? क्या जरूरत है माँ जी की हर गलत और सही बात को आंख बंद करके मानने की? और एक बात बताओ, मान लिया कि आपने माँ जी को खुश करने के लिए अपनी सारी डिग्री डिप्लोमा भूलकर घर गृहस्थी को ही अपना संसार बना दिया, लेकिन क्या माँ जी कभी आपके प्यार को सम्मान देती है? देखती हूँ मैं रोज रोज आपके बनाए हुए खाने में कितनी कमियां निकालती है और आपको भर भर के सुनाती भी हैं। क्या यही सब सुनने के लिए आपने अपना करियर, फ्यूचर इनको लात मार दी? देखो भाभी, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, दुनिया में ना सबको एक साथ खुश नहीं रख सकती। इसलिए मेरी बात मानो और अपने लिए जीना शुरू कर दो। नहीं निकिता, तुम समझ नहीं रही हो। हमारी सास का थोड़ा स्वभाव सख्त हो सकता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। भाभी, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आप सारी जिंदगी भी माँ के इशारों पर नाचोगी ना, तब भी उन्हें संतोष नहीं होगा और वो कभी ये नहीं कहेंगी कि आपने उनके लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। अरे वो तो यही कहेंगी, कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर, हर औरत अपनी घर गृहस्थी संभालती है, तूने भी संभाला तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने बारे में सोचना शुरू करिए भाभी। इस तरह से मुंह पर ताला लगाकर जीने से कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला आपको। जीतू जी ना बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी। देखिए, मैं भी आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो ना हूँ, ना ही मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन फिर भी अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर मुझे जो भी नौकरी मिल सकती है उसे मैं पूरी ईमानदारी से करती हूँ। और बात सिर्फ पैसे की नहीं होती, बात होती है अपनी पहचान की, कि मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बन के सारी जिंदगी बच्चे पालने और घर साफ करने में अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, क्योंकि इस काम की कोई गिनती नहीं होती। एक समय के बाद बच्चे भी ना आकर कह देते हैं, आपने तो सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं। बस मैं अपने आप को कुछ नहीं करने वाले टैग से ना बचाना चाहती हूँ, और आपको भी यही सलाह दूंगी कि अपने इतने सारे ज्ञान और कौशल का ना सही उपयोग करिए। बहुत समय बिता लिया आपने इस घर को संवारने में, अब अपना जीवन संवारने की तरफ ध्यान दीजिए, वरना कुछ समय के बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप अपना अस्तित्व तलाशेंगी, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। निकिता और जीतू तानी को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन तानी तो जैसे जुबान खोलना बरसों पहले ही भूल चुकी थी। पति की छोटी सोच और सास के तानों के सामने उसके मन की इच्छाएं सब दम तोड़ चुके थे। अब जैसे उसे ये सब अन्याय सहने और ताने सुनने की आदत सी हो गई थी। पति और सास के खिलाफ जुबान खोलने का साहस ही नहीं बचा था उसके अंदर। कुछ दिन के बाद इमेजिन करो कि आज क्या हुआ होगा। अरे बताओ ना, क्या बात है। आपको पता है, जब उस दिन मैं भाभी के डॉक्यूमेंट देख रही थी ना, तो मैंने चुपचाप से उनके सारे डॉक्यूमेंट की पिक्चर्स क्लिक कर ली थी। उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को देखकर मेरे कंपनी वाले उनको जॉब देने को तैयार भी हो गए। अब बस भाभी के हाँ बोलने की देर है, मैं ना उनकी जॉब लगवा सकती हूँ। अरे कोई फायदा नहीं है निकिता,
भाभी को ये सारी बातें समझ में नहीं आने वाली। माँ ने उनको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया है। पूरा दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही सब करती हैं और उनकी सोच भी ऐसी ही हो गई है। अरे कोई बात नहीं ना, भाभी जुबान खोलना भूल गई है ना, मैं उन्हें जुबान खोलना सिखाऊंगी। निकिता अपनी जेठानी के बेटे से कहती है। अरे गुड्डू जाओ, जाकर अपनी मम्मी को बताओ ना, अभी अभी तुम्हारी दादी ने जो तुम सिखाओ। नहीं चाची, कोई फायदा नहीं है। मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दादी मुझे चाहे जो भी कहे। क्या बात है निकिता, क्या कहा माँ जी ने? मम्मी, दादी ने मुझसे कहा कि मैं गवार माँ का गवार बेटा हूँ। ना तो मेरी माँ में दो पैसे की अकल है, ना ही मुझ में। आपको पता है मम्मी, जब दादी मुझ पर चिल्ला चिल्ला कर ये सब कह रही थी, मेरे सारे दोस्त वहां पर खेल रहे थे मेरे साथ। मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा। मैं आज के बाद कभी भी अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर नहीं जाऊंगा। गुड्डू की आंखों से बहते आंसू देखकर जेठानी को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में तमतमाते हुए सास के कमरे में जाती है। माँ जी, क्या कहा आपने मेरे गुड्डू से? गवार माँ का गवार बेटा? मैं गवार हूँ? अरे आपके पूरे खानदान में किसी के पास इतनी डिग्रियां नहीं होगी जितनी अकेले मेरे पास है। अरे आप लोगों की खुशी के लिए सब कुछ छोड़कर हाउसवाइफ बनने को तैयार क्या हो गई मैं? आपने मुझे गवार समझ लिया? अच्छा ठीक है, मैं आपकी बहू हूँ, आपका जो मन चाहे आप मुझे इस घर में कहिए, लेकिन ऐसे सड़क पर मेरे बच्चे को 4 लोगों के सामने बेइज्जत करने का क्या मतलब है? अरे क्या असर पड़ेगा मेरे बच्चे के मन पर इन सब बातों का, सोचा है आपने? आज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अगर आज के बाद आपने मेरे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास है। अरे तानी, ये कैसे बात कर रही है तू मेरी माँ से? बोल मत, वो तुम्हारी सास है। मैं जानती हूँ वो मेरी सास है, इसीलिए पिछले 10 साल से उनकी गलत और सही बातें बर्दाश्त करती आ रही हूँ। लेकिन आपको ये बात याद नहीं है कि माँ के अलावा आपके इस घर में पत्नी और बच्चा भी है आपका। माँ के पीछे सारी जिंदगी पूंछ हिलाते हुए घूमते रहेंगे या कभी बाप होने का फर्ज भी निभाएंगे आप? एक बार जो तानी की जुबान खुली, फिर तो बरसों से जो उसके मन में ज्वालामुखी भरा हुआ था वो फट कर ही रहा। हर छोटी छोटी बात पर तानी अपनी सास और पति को जमकर झाड़ लगाती और आज तक बात बात पर गुर्राने वाली सासू माँ सुषमा देवी बड़ी बहू की दहाड़ सुनकर भीगी बिल्ली बनकर एक कोने में दुबक जाती। 1 महीने के बाद, निकिता बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू अपनी कंपनी में देखना इस तानी की भी कहीं नौकरी लग जाए। हैं? अरे आजकल घर में पूरा पूरा दिन सबके ऊपर सिर्फ चिल्लाती रहती है। इसकी बातें सुन सुनकर मेरे तो कानों से खून निकल गया है बेटा। तू देख, इसकी भी कहीं नौकरी लगवा और इस घर से चलता कर। कम से कम 8 घंटे तो सुकून से रहेंगे हम लोग। सास की बात सुनकर निकिता के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खुश होकर ये बात अपनी जेठानी को बताती है। भाभी, आपके रास्ते की सारी रुकावट दूर हो गई है। सासू माँ खुद आई थी मुझसे कहने कि तानी की कहीं नौकरी लगवा दे। देखा आपने, 4 दिन मुंह क्या खुला, सासू माँ खुद आपसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगी। सीधी सी बात है, जब तक मुंह पर ताला लगा के रखो ना, तब तक गाय जैसी बहू है, सबको अच्छी लगती है। जहाँ 2-4 गलत बात विरोध करना शुरू कर दो तो बहू से समस्या होने लगती है। अब इस मौके का फायदा उठाने से चुकिए मत और फटाफट से आप भी ना मेरी तरह नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। और ये लीजिए आपका ऑफर लेटर, मेरी कंपनी में आपका स्वागत है। मेरी HR मैनेजर आपसे मिलना चाहती है भाभी। देवरानी की बात सुनकर तानी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी निकिता के साथ उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए निकल जाती है। लखनऊ शहर में 2 सहेलियां रहती थी, चित्रा और सरोज। दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त थीं और आज उनके जवान बच्चे थे। चित्रा का एक राजीव नाम का बेटा था और सरोज की शालिनी नाम की बेटी। मम्मी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, सरोज के घर जा रही हूँ। क्यों, कोई काम है क्या? आप उनसे रोज तो फोन पर बात करती हो, अब मिलने भी जा रही हो? क्या कहा तूने? अरे बेटा, सरोज आंटी के बारे में कुछ ना बोल देना, वरना घर में महाभारत हो जाएगी। मैं अपने शुरुआती दिनों में बोल कर देख चुका हूँ। अरे बाप रे, तुम लोगों के काम में कोई कमी रहती हो तो बताओ। इतना सब करके मैं अपनी सहेली से मिल भी नहीं सकती। अरे नहीं, नहीं मिल सकती हो। नहीं मिल सकती हूँ? अब मेरा मतलब है नहीं नहीं, बिल्कुल मिल सकती हो। जाओ जाओ। हाँ मम्मी, जाओ जाओ। आई एम सॉरी। ठीक है, आती हूँ अभी।
चित्रा सरोज के घर जाती है। राजीव अपने पिता से कहता है, पापा, सरोज आंटी से मिलने पर मैंने सवाल उठाया तो मम्मी पर तो माता ही आ गई थी। हाँ बेटा, ऐसा ही है, इसलिए ध्यान रखना, आगे से ऐसा कुछ न बोला वरना झेल नहीं पाओगे। थैंक गॉड आपने इस टाइम बचा लिया मुझे, वरना एटम बम फट जाता। बेटे को बचाना बाप का फर्ज होता है। चित्रा अपने बेटे राजीव के मजाक को पीछे छोड़ सरोज के घर पहुंचती है, जो बस 4 कदम की दूरी पर था। दरवाज़ा खटखटाते ही सरोज दरवाज़ा खोलती है और दोनों सहेलियां गले मिलती हैं। उनके साथ ही सरोज की बेटी शालिनी और बहू तारा भी वहीं होती हैं। अरे चित्रा, आओ आओ, बड़ी देर लगा दी आज। अरे मेरे घर वालों ने पहले ही रोकने की पूरी कोशिश की थी। जैसे ही बोला सरोज के घर जा रही हूँ, सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे मैंने पूरे घर को आग लगाने की धमकी दे दी हो। वो तो है। खैर बताओ, बाकी सब बढ़िया? हाँ हाँ, एकदम झकास। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक खास बात करनी थी। समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे मुंह से कहोगी यार, कैसे कहोगी? अरे पर वो मैं अरे बोलो ना, क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? दरअसल मैं सोच रही थी क्यों ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। क्या? तुमने तो ये मेरे दिल की बात बोल दी सरोज। सच में? हाँ हाँ एकदम। मेरा राजीव, तेरी शालिनी, दोनों एक ही उम्र के भी हैं। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही हूँ। अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा था सिर्फ गप्पे हाँके जाएंगे, पर यहाँ तो रिश्ता पक्का हो गया। हाय राम। शालिनी हड़बड़ाते हुए भागने लगती है और दीवार से टकरा जाती है, लेकिन शर्म के मारे फिर भी भागती रहती है और कमरे में चली जाती है। ये देखकर वो सब हंसने लगते हैं। फिर चित्रा घर लौटकर राजीव को ये खुशखबरी सुनाती है। राजीव बेटा, मैंने तेरी शादी तय कर दी बेटा, शालिनी के साथ। क्या? उनका घर तो बिल्कुल पास में है। इतनी पास शादी करोगी तो सबको लगेगा हमारी लव मैरिज हुई है। अरे बेटा, ये जो 4 कदम है ना, वो रिश्तों को जोड़ने के लिए होते हैं, दूरियां बनाने के लिए नहीं। अरे क्या फिल्मी डायलॉग बोल रही हो? अरे तू डायलॉग छोड़, लड़की देख। पर माँ, दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो ना। इतनी पास की रिश्तेदारी से तो गली में रोज रोज की खबरें उड़ेंगी। हाय राम, ये दिन देखने के लिए जन्मा था तू? बेटा होकर मेरी बात टाल रहा है। तेरी शादी का सपना देखा था और तुझे ही इनकार करते देखना था। हाय मेरा क्या होगा? अरे ओके ओके ओके, मैं मान गया बाबा, ड्रामा मत करो माँ, तैयार हूँ मैं। चित्रा से तो वो बहस नहीं कर पाता, लेकिन फिर अपने पापा प्रदीप के पास ये व्यथा कथा लेकर पहुंचता है। पापा आप ही समझाइए ना माँ को, इतनी पास की शादी, मेरा मतलब ये क्या हो रहा है? बेटा मैं तो हाथ खड़े कर चुका हूँ, ये सब तेरी माँ का प्लान है। शादी तो करनी ही पड़ेगी अब। पापा आप भी एकदम सपोर्ट छोड़ दिया आपने। अरे बेटा, तेरे लिए तो यही सबसे अच्छा होगा। मायका पास तो बीवी खुश। वो अंग्रेजी कहावत है ना, हैप्पी वाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ। वाह क्या बात कही पापा, वाह 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 वाह। लेकिन आप जानते हो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, गो विथ द फ्लो। और आखिरकार राजीव मान जाता है और उसकी शादी शालिनी से हो जाती है। शादी के बाद चित्रा और सरोज दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर बेहद खुश होती हैं। आजा मेरी प्यारी बहू, अब से हम बस 4 कदम की दूरी पर नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा है। सही कहा, अब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है। अब ये रिश्तेदारियां निभानी है। शालिनी एक बात तो पक्की है, इस 4 कदम ने मेरी जिंदगी में बवाल जरूर ला दिया है। अच्छा जी, अब तो इसी बवाल के साथ जीना सीखना पड़ेगा। प्रदीप और सरोज हंसते हुए राजीव की खिंचाई करते हैं और पूरा घर हंसी खुशी से गूंज उठता है। एक दिन चित्रा अपने काम में व्यस्त थी कि अचानक उसे शालिनी की जरूरत पड़ी। चित्रा के घर मेहमान आए हुए थे, वो उनसे हंसी मजाक में बातें कर रही थी। अचानक उसे याद आया कि वो मेहमानों को चाय नाश्ता कराना तो भूल ही गई है, इसलिए वो शालिनी को बुलाने लगी ताकि नाश्ते का काम वो संभाल ले। शालिनी, ओ शालिनी, सुनती हो बहू, जरा इधर आना। पर कोई जवाब नहीं। चित्रा फिर से जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू रानी, शालिनी कहाँ हो? अब चित्रा के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो गुस्से में शालिनी के कमरे की ओर जाती है, लेकिन शालिनी वहां भी नहीं थी। पूरा घर छान मारती है पर शालिनी का कहीं अता पता नहीं चलता।
कमाल है भाई, मेरी बहू है या भूत, कभी भी गायब हो जाती है। थक हार कर चित्रा उसे कॉल करती है। कहाँ हो तुम? मैं कब से कुत्तों की तरह यहाँ भौंक रही हूँ। मम्मी वो मैं मायके आई हूँ। असल में ना मम्मी बाजार गई है, भाभी ना आ रही है और डिलीवरी वाला आने वाला है, तो मम्मी ने कहा कि शालू ज़रा पार्सल ले लेना। ओहो, तो ले लिया पार्सल महारानी जी? नहीं नहीं, अभी तक डिलीवरी वाला आया ही नहीं। उसने बोला था 10 मिनट में आऊँगा, पर देखिए ना कितना लेट हो गया है। अरे तू पार्सल लेने गई है या पिकनिक मनाने? मुझे यहाँ बताकर भी नहीं जा सकती क्या? कितनी बार समझाया है कि जाने से पहले बता दिया कर। और तू हंस क्यों रही है? शालिनी की हंसी नहीं रुकती और वो फ़ोन काट देती है। और इतना कुछ सुनने के बाद मेहमान बोल पड़ते हैं। अरे भाभी जी रहने दीजिए नाश्ता, वैसे भी इतनी परेशानी हो गई है, बस आप शांत हो जाइए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं, नाश्ता तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, बहू ना से ही मैं तो हूँ। अगली सुबह शालिनी फिर तैयार होकर कहीं जाने लगती है। चित्रा देखती है और फटाक से रोक लेती है। अरे आप कहाँ चली सुबह सुबह? मम्मी का योगा मैट ना कहीं मिल ही नहीं रहा, बस वही ढूंढने जा रही हूँ। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी का योगा में ढूंढने का जिम्मा भी तुम पर है। मतलब अब यहाँ कुछ भी करना छोड़कर कहीं के भी काम करती रहो। मम्मी जी क्या करूँ, मेरी मम्मी का मेरे बिना काम नहीं चलता। ये बोलकर वो लहराते हुए चली जाती है। उसके जाते ही राजीव उठकर आता है। चित्रा उससे कहती है, जरा अपनी बीवी को समझाओ, जब देखो तब अपने मायके भाग जाती है। मम्मी शादी आपने करवाई थी तो समझाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। मैंने तो मना किया था कि इतनी करीब शादी ना करवाओ, लेकिन नहीं, आप मानी नहीं, अब आप ही संभालो। तो क्या मैं रोज उसकी आया बनकर उसे समझाऊं? मेरी भी कोई इज्जत है। मम्मी अगर इज्जत की इतनी चिंता है तो इसका समाधान आपकी समधन के पास होगा, उन्हीं से बात करो। कौन? आपकी पूर्व सहेली और वर्तमान समधन सरोज आंटी, यानी मेरी सासू माँ। राजीव की बात सुनकर चित्रा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अपनी सहेली सरोज से क्या कहे। सरोज अब सिर्फ उसकी सहेली नहीं, समधन भी है। रिश्ता बदल चुका है। सरोज अब मेरे समधन भी है। मैं इस मामले में उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? हे भगवान मेरी मदद करो। अगले दिन चित्रा सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात शालिनी की भाभी तारा से होती है। पहले तो वो आपस में हालचाल लेती हैं, फिर धीरे धीरे चित्रा अपनी समस्या बताने लगती है। अरे तारा, ये तुम्हारी ननद शालिनी तो रोज ही तुम लोगों के पास आ जाती है। अब देखो सरोज से कुछ कहूँ तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, समझ में नहीं आता क्या करूं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैंने तो इसीलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। आपकी बहू है ना, पर सच में वो रोज हमारे घर डेरा डालकर बैठी रहती है। मुझे भी ना परेशानी होती है। अरे तो हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। बताओ कोई तरकीब है क्या? है तो एक जबरदस्त प्लान, लेकिन सवाल ये है कि आप ये कर पाओगी? अरे बेशक करूंगी, बताओ तो सही। तारा अपना चालाकी से भरा प्लान बताती है और दोनों शैतानी हंसी हंसती है। अगले दिन तारा और सरोज किचन में काम कर रही थी। सरोज ने दूध पकने के लिए चढ़ाया और फिर कुछ काम से बाहर चली गई। तारा भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में सारा दूध उबल कर फैल गया। अरे तारा, सारा दूध बह गया। तू थी ना किचन में, जरा देख नहीं सकती थी क्या? अरे मम्मी जी, मुझे लगा आप शालिनी को बुला लेंगी देखने के लिए, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। मैं दूध देखने के लिए उसे क्यों बुलाऊंगी भला? अरे जब आप सब्जी चलाने के लिए उसे बुला सकती हैं तो मुझे लगा दूध के लिए भी बुला ही लेंगी। सरोज झेंप गई और चुपचाप जले हुए दूध को साफ करने लगी। उसी रात शालिनी फिर से अपने मायके पहुंच जाती है। इस बार चित्रा तंग आकर दरवाजे में ताला लगा देती है। जब शालिनी लौटती है तो दरवाजा खटखटाती है। चित्रा जानबूझकर अंदर इंतजार करती है और काफी देर बाद दरवाजा खोलती है। अरे तू बाहर क्या कर रही है? मैं तो सो गई थी। मम्मी जी, मैं मायके गई थी। ताला लगाने से पहले कम से कम देख तो लिया करो कि मैं घर में हूँ या नहीं। अरे कभी बता कर जाया करो कि जा रही हो, तो पता भी हो। अब क्या हर बार तेरी खबर रखने के लिए सीसीटीवी लगाऊं? मम्मी जी, हर वक्त टोका टोकी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मायके ही तो जाती हूँ। और मैं क्या यहाँ जासूस हूँ कि हर पल देखती रहूं कि मेरी बहू घर में है या उड़न छो? तभी शालिनी का ध्यान जाता है कि राजीव भी घर में नहीं है। मम्मी जी, राजीव कहाँ है? मुझे क्या पता, जिस तरह से तुम बिना बताए जाती हो अब वो भी जाने लगा है। अब तेरा पति भी
आजाद घूमूं मस्त गगन में। शालिनी थोड़ा चिंतित होकर राजीव को कॉल करती है। फोन उठाने पर राजीव कुछ नहीं बोलता। तभी पीछे से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। शालिनी जलन से जल भुन जाती है। राजीव, ये कौन है जो पीछे से हंस रही है? राजीव कुछ नहीं बोलता, बस उसकी और लड़की की हंसने की आवाजें आती रहती है और फोन कट जाता है। शालिनी जलन से चिढ़ जाती है और पीछे खड़ी चित्रा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। मम्मी जी, वो मुझे लगता है राजीव का किसी और से चक्कर चलने लगा है। पीछे से किसी लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी, वो कुछ बोले भी नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, तो खुद घर से बाहर रहती है, जैसी पत्नी वैसा पति। जब घर में उसे रोकने वाला कोई होगा तभी तो रुकेगा ना। शालिनी गुस्से में राजीव को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। शालिनी सो नहीं पाती। अगली सुबह राजीव घर आता है तो शालिनी का पारा चढ़ जाता है। आप रात भर कहाँ थे राजीव? तुम कब बताकर जाती हो कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे आने जाने का कोई समय है? तो फिर मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? अब दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। चित्रा दोनों की लड़ाई देख रही थी, लेकिन बीच में नहीं बोलती। अरे बस करो, ये क्या तमाशा है? अरे रहने दो, आज बात साफ होनी चाहिए। इतने में सरोज का फोन आता है और शालिनी फोन पर ही रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। क्या राजीव का किसी और से चक्कर? अरे रुक रुक, मैं आती हूँ। सरोज फौरन चित्रा के घर पहुंचती है। साथ में तारा भी आती है। घर में घुसते ही वो राजीव से सवाल करने लगती है। ये क्या चल रहा है राजीव? क्या चल रहा है? ये बिना बताए जब चाहे अपने मायके चली जाती है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर मुझसे क्यों सवाल पूछ रही है? बिल्कुल सही कहा राजीव ने, ये तो बराबरी की बात है ना। अगर तुम्हें बराबरी से दिक्कत है तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। तो पागल हो गई है क्या चित्रा? ऐसी बात है तो मैं अभी ले जाऊंगी बेटी को। ये सुनकर शालिनी घबरा जाती है और रोते हुए राजीव के पैर पकड़ लेती है। नहीं राजीव, ऐसा मत करो, मैं सुधर जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखकर राजीव, चित्रा और तारा जोर से हंस पड़ते हैं। अरे ये सब तो हमारा प्लान था। मैं कल रात कहीं गया ही नहीं था, बाहर ही बैठा था। फिर बाद में चुपके से बैठक में सो गया था। बस तुम्हें सबक सिखाना था कि अगर तुम्हारा जीवन साथी हर वक्त बाहर रहे तो कैसा लगता है। लेकिन वो लड़की की आवाज, वो कौन थी? वो तो मैं थी। ये हम तीनों का प्लान था तुम्हें समझाने के लिए। पहले तो राजीव मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे मना लिया। तुम्हारे इस टॉक्सिक बिहेवियर को सुधारने के लिए सब किया है। शालिनी और सरोज दोनों शर्मिंदा होकर मुस्कुराती हैं। वाह चित्रा, ये तो मास्टर प्लान निकला। तू भी ना खूब है। सो तो मैं हूँ। चल अब जा और मेरी बहू को 1 हफ्ते से पहले फोन मत करना, समझी? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सरोज और तारा अपने घर चली जाती हैं।